नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र कोलावत आपको राजस्थान कला संस्कृति इतिहास का समग्र विस्तार से अध्ययन करवाता जा रहा हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले चौहान राजवंश का संपूर्ण इतिहास विस्तार से पढ़ते जा रहे हैं। ये सभी क्लासेज आपके रीट, आरएएस, पटवार, वीडियो, पशु परिचारक आने वाली सभी राजस्थान की वैकेंसियों के लिए जीके के पार्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप लोग इन क्लासों को ज़रूर देखें, कंटिन्यू देखें और इनको लिखे भी। बिना लिखे बात नहीं बनेगी, एक दो बार उनको रिपीट भी करें। तो दोस्तों, हम लोग चौहान राजवंश पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास जो मैंने भाग नंबर 3 की थी, वहां पर हमने शाखा वृक्ष तक पहुंचा दिया था, यानी कि हम लोग पृथ्वीराज प्रथम तक चले गए थे। उन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो उसको हम पूरा करते हैं। शाखा वृक्ष को क्या था? शाखा वृक्ष देखिए आप लोग। सबसे पहले शाखा वृक्ष, इससे क्या होगा कि आपको एक व्यू रचना मिल जाएगी कि हम लोग जो चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं तो उसमें आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से होने वाले हैं, उनका विशेष क्रम क्या होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, सबसे पहले यहां पर जो शासक लेंगे हम, उनका नाम होगा पृथ्वीराज प्रथम, यानी कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम की बात करने वाले हैं। ऐसे ही करके पृथ्वीराज कितने हो जाएंगे? 3। अभी प्रथम हुए, फिर द्वितीय भी आएंगे और तृतीय भी आएंगे। इन्होंने लगभग हम कह सकते हैं कि 1105 से लेकर के लगभग 1110 के आसपास तक इन्होंने शासन किया होगा। ये ध्यान रखना, आपको शासन काल भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा इनके बाद अगले शासक कौन आए? पृथ्वीराज के बाद अगले महत्वपूर्ण शासक होते हैं अजयराज। ये ध्यान रखना, अजयराज जिन्होंने है ना अजमेर की क्या की थी? स्थापना की थी। तो इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। लगभग 1100 हम कह सकते हैं 13 से, और लगभग 1100 और आपके लगभग 33 तक इन्होंने शासन किया था। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसकी डेट आने वाली है ये 1113 तक। ये ध्यान रखना 1113, और ये 1113 से लेकर के 1133 ईस्वी तक। इनके बाद ध्यान रखना कौन हुए थे? तो इनके बाद अगले शासक थे आपके अर्णोराज। ये ध्यान रखना दोस्तों, इनके बाद में अगले शासक हुए अर्णोराज। कब से कब तक शासन किया इन्होंने? देखिए इधर, अर्णोराज। तो अर्णोराज का शासन काल है 1133 से और 1155 तक इनका शासन काल है, अर्णोराज चौहान का। अर्णोराज को अपन आनाजी भी कहते हैं वैसे तो। फिर दोस्तों ध्यान रखना, अर्णोराज की 2 पत्नियां थी। मैं इस शाखा वृक्ष को इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है आपको बताना। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, यहीं से आप लोग आगे जाकर के चौहानों के समग्र इतिहास को सीख पाएंगे। अर्णोराज की 2 पत्नियां हुआ करती थी। एक का नाम था सुधवा। ये ध्यान रखना दोस्तों, पहली पत्नी का नाम था सुधवा, और दूसरी जो पत्नी थी उनका नाम था कांचन देवी। ये ध्यान रखना दोस्तों, दूसरी पत्नी का नाम था कांचन देवी। ये ध्यान रखना है, ये दूसरी पत्नी है। सुधवा से है ना किस किस का जन्म होता है? तो देखिए इधर, सुधवा से सबसे बड़ा जो पुत्र हुआ करता था उसका नाम था जगदेव। इनको जगदेव भी कहते हैं और इनको जगदेव भी कहते हैं।
कई जगह इनका नाम जगदेव मिलता है और कई जगह इनका नाम जगदेव मिलता है। जगदेव चौहान, इन्होंने अर्णोराज के बाद शासन किया। लगभग ये ध्यान रखना 1155 से 1158 ईस्वी के आसपास तक इन्होंने शासन किया, ये ध्यान रखना। और इन्होंने किनकी हत्या कर दी थी? अर्णोराज की। इसलिए हम इनको चौहानों का पितृहंता भी कहेंगे, क्योंकि अपने पिताजी को मारने वाला ही तो होगा पितृहंता, भाई की हत्या करने वाला होगा भातृहंता। ऐसे करके ये पितृहंता है, जो आगे हम इनको और सीखेंगे। इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण था विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ, और ये वही विग्रहराज चतुर्थ है जिनको हम इतिहास में बिरसलदेव चौहान के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, बिरसलदेव चौहान के नाम से जानते हैं। कब से कब तक इन्होंने शासन किया? तो ये ध्यान रखना, लगभग इन्होंने 5 वर्ष तक शासन किया। कब से कब तक? तो 1158 से लेकर के 1163 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके अलावा दोस्तों अगला इनका महत्वपूर्ण पुत्र है और उसका नाम था देवदत्त। ये ध्यान रखना दोस्तों, अगला पुत्र है देवदत्त। इसको थोड़ा सा हम यहां लगाते हैं। अगला इनका पुत्र है देवदत्त। तो इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण पुत्र हो जाते हैं। इसके अलावा एक इनकी पुत्री भी थी, उसका नाम था जलहणा। ये ध्यान रखना दोस्तों, जलहणा इसके नाम से पुत्री थी। अच्छा जी, इसके अलावा कांचन देवी से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? तो कांचन देवी से पुत्र का नाम था सोमेश्वर। ये ध्यान रखना दोस्तों, कांचन देवी से जो पुत्र हुए उनका नाम था सोमेश्वर। और जो सोमेश्वर हैं, इन सोमेश्वर के 2 पुत्र हुए थे। ध्यान रखना कौन कौन? तो देखिए इधर, वैसे तो अभी ये आगे भी चलेगा। सोमेश्वर के 2 पुत्र थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहला पुत्र कौन था? तो उनमें सबसे पहला पुत्र था पृथ्वीराज तृतीय। अभी द्वितीय भी इसमें अपन लगा लेंगे, एक बार सारणी बना लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय, और अगले वाले का नाम था हरिराज। ये ध्यान रखना दोस्तों आप लोग, अगले वाले का नाम है हरिराज। ये हुआ करते थे। हालांकि अभी चित्र और भी आगे जाएगा। फिर पृथ्वीराज से जो पुत्र हुआ दोस्तों, उनका नाम क्या था? तो पृथ्वीराज से भी पुत्र था, उनका नाम था हरिरा। आपके ध्यान रखना दोस्तों, उनका नाम था गोविंदराज, लेकिन जगह नहीं है, अगले स्लाइड पर अपन इसको लिख देंगे। फिलहाल ये स्लाइड अभी इतना ही चलेगा, क्योंकि जगह भी तो नहीं है, नहीं तो आगे अभी तो इसमें विग्रहराज के भी और बढ़ेंगे। एक बार आप समझ लीजिए, उतारने का मैं आपको मौका दे दूंगा, एक बार समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो पूरा चौहान वंश आपको समझ में आ जाएगा। अब तक जो चौहान वंश चल रहा था वहां से प्रश्न आते हैं देखो कम, लेकिन प्रॉपर यहां से है ना प्रश्न आते हैं ज्यादा। कठिन नहीं है अभी हम, लेकिन क्या कर रहे हैं, शाखा वृक्ष बना रहे हैं, थोड़ा सा हमको कठिन लगेगा। पृथ्वीराज प्रथम 1105 से 1113, इसके बाद में अजयराज। ये वही अजयराज हैं जो अजमेर की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आने वाले समय में चौहानों की क्या बदल जाएगी? राजधानी बदल जाएगी। नई राजधानी क्या बनने वाली है? अजमेर बनने वाली है, बताएंगे। इसका पुत्र कौन है? अर्णोराज। वैसे तो इनका एक और नाम है, क्या कहते हैं इनको? आना जी कहते हैं, आना जी। वैसे हम आगे जाकर के एक झील भी पढ़ेंगे, आना सागर झील, उसका निर्माण भी कौन करवाए थे? अर्णोराज करवाए थे। अर्णोराज के दोस्तों ध्यान रखना 2 पत्नियां हुआ करती थी, सुधवा और ध्यान रखना कांचन। सुधवा से 3 पुत्र और 1 पुत्री, जिसमें जगदेव, देवदत्त और विग्रहराज चतुर्थ, और पुत्री थी जलहणा। और कांचन देवी से सोमेश्वर, और इसके 2 पुत्र थे पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज।
तो एक बार आप लोग इसको बना लीजिए, एक बार बना लीजिए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन अच्छे से, है ना, इसको सीख के चलेंगे। बनाइए भाई, बनाइए। बना लिया क्या दोस्तों? पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज तक, है ना, इसमें आगे भी है भी तो। इसके बाद, है ना, अब चलते हैं आगे। इसके बाद में अभी थोड़ा सा शाखा वृक्ष और आगे जाने वाला है, तो यहां से आगे मैं बढ़ा रहा हूं। देखिए इधर, यहां हमने सीख लिया था इधर को अर्णोराज तक। अर्णोराज यानी कि अर्णोराज के यहां पर दो पत्नियां हैं। अर्णोराज के यहां पर दो पत्नियां हैं, जिसमें ध्यान रखना सबसे पहला कौन थे, तो सुधवा। पहली पत्नी का नाम था सुधवा। और दूसरा ध्यान रखना, दूसरा इसमें महत्वपूर्ण रहने वाला है कांचन। दूसरी थी कांचन देवी। देखो इधर दूसरे नंबर पर कांचन देवी। इनके बारे में भी मैं आपको अच्छे से कहानी सुनाऊंगा तो याद हो जाएंगी चीजें। सुधवा से ध्यान रखना कितने पुत्र हैं यहां पर, तो 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जगदेव। जगदेव। और दूसरा है देवदत्त। देवदत्त। और तीसरे हैं विग्रहराज। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। और अगले हैं इसमें एक पुत्री भी है, जिसका नाम है जलहणा। जलहणा ये इनकी है पुत्री।
यहां तक का तो ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद में देखिए आप लोग, कांचन देवी से, कांचन देवी से ध्यान रखना, कांचन देवी से किसका जन्म होता है? तो ध्यान रखना सोमेश्वर, ये ध्यान रखना आप लोग, सोमेश्वर, सोमेश्वर का जन्म होता है। अच्छा जी, आगे देखते हैं फिर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो कौन रहने वाला है देखो। हाँ, हमने इसका थोड़ा सा डेट भी लगाया था। इन्होंने शासन किया 1133 से 1155। और फिर यहां पर ध्यान रखना जगदेव, जगदेव ने 1155 से 1158। इसके बाद में विग्रह राज चतुर्थ ना, इन्होंने 1158 से और 1163, यानी काफी कम शासनकाल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण शासनकाल भी है। अच्छा जी, इसके बाद में देखेंगे हम, तो विग्रह राज, विग्रह राज के यहाँ पर है ना 3 पुत्र नजर आते हैं। विग्रह राज के यहाँ पर 3 पुत्र है। कौन कौन है 3 पुत्र, देखिए आप लोग। सबसे पहले तो इसमें आते हैं अपार गांगे। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम था अपार गांगे, अपार गांगे। और दूसरे नंबर पर कौन थे? तो वो थे पृथ्वीराज, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय। तीसरे नंबर पर कौन थे? तो आप ध्यान रखना नागार्जुन। कौन था? तो नागार्जुन, ये ध्यान रखना। ये 3 पुत्र हैं। तो विग्रह राज के बाद में शासक बने थे अपारगांगे, यानी कि 1163 के बाद ये शासक बने थे, ये ध्यान रखना आप लोग, 1163 के बाद में। और फिर आगे जाकर के शासक कौन बने? तो इसके बाद में शासक बन गए थे सोमेश्वर। लेकिन ध्यान रखना सोमेश्वर से कितने पुत्र हुए? 2, ये ध्यान रखना आप लोग। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो कौन है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय, सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वीराज तृतीय। और दूसरे इनके भाई थे, उनका नाम था हरिराज, ये ध्यान रखना, इनका नाम था हरिराज। और फिर ध्यान रखना पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे और उनका नाम हुआ करता था गोविंदराज, ये ध्यान रखना दोस्तों, गोविंदराज। और ये गोविंदराज ने है ना कौन से वंश की नींव डाली थी, ये जरूरी है बताना। बाद में इन्होंने है ना रणथंबोर, रणथंबोर, रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना, चौहान वंश की स्थापना। तो चौहान वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? तो वो थे गोविंदराज, जो किसके बेटे थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के। तो हम जो सांबर या शाकंभरी का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, वो इतिहास तो हमारे कहां पर जाकर के समाप्त होने वाला है? तो पृथ्वीराज तृतीय पर जाकर के समाप्त होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको। तो पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। ये तो अच्छे से हम बात करेंगे, लेकिन जो शाखा वृक्ष हम बनवा रहे थे उस चीज को आप एक बार बना लीजिए, उसको पूरा कीजिए। इसके बाद में हम एक एक शासक को पढ़ना शुरू करेंगे यहां से। बढ़ाते ही बोल देना भैया ना।
बना लिया होगा। इसके बाद में है ना, अब एक एक शासक को हम शुरू करते हैं। तो हमने कहां से बनाया था चित्र, देखिए इधर हमने यहां से बनाना शुरू किया था, कहां से, पृथ्वीराज से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भी कहां से, पृथ्वीराज से। तो देखिए इधर, अब तक तो हम केवल इनको सीख रहे थे। अब देखिए इधर, सबसे पहले शासक आते हैं, सबसे पहले शासक आते हैं पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। ये ध्यान रखना भाई, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। महत्वपूर्ण शासनकाल इनका कब का हमको दिखाई देता है, तो महत्वपूर्ण शासनकाल जो इनका है वो आता है आपके लगभग 1105 से लेकर के लगभग 1113 के आसपास। ये ध्यान रखना, 1105 से लगभग 1113 के आसपास तक है। देखिए इधर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इनके समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो देखिए इधर, सबसे प्रमुख घटना कौन सी है, तो सबसे प्रमुख घटना तो यह है कि चालुक्य, चालुक्य जो कि ध्यान रखना कहाँ के शासक थे, तो ध्यान रखना भाई गुजरात के। ये मैंने कल भी आपको सिखाया था। चालुक्य जो कि गुजरात के शासक हैं, चालुक्य गुजरात के शासक हैं, के द्वारा 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 पुष्कर पर आक्रमण, चालुक्यों के द्वारा है ना पुष्कर पर आक्रमण। चालुक्यों ने है ना किस पर आक्रमण कर दिया, तो पुष्कर पर आक्रमण कर दिया। चालुक्यों के द्वारा पुष्कर पर आक्रमण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। कब की है ये घटना, तो आप ध्यान रखना 1105 ईस्वी के आसपास की ये घटना है, जिसमें बताया जाता है कि चालुक्यों के द्वारा है ना आक्रमण कर दिया गया था, कहां पर, पुष्कर पर। कारण क्या रहा होगा, आक्रमण का कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण था वो देखिए इधर, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कारण, कारण देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही था कि ध्यान रखना पुष्कर में, पुष्कर में, पुष्कर में धनी, धनी ब्राह्मण रहते थे, पुष्कर में धनी ब्राह्मण रहते थे, जिनको जिनको चालुक्य चालुक्य लूटना चाहते थे, चालुक्य लूटना चाहते थे। ये ध्यान रखना आप लोग, चालुक्य है ना ब्राह्मणों को लूटना चाहते थे, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा। लेकिन क्या चालुक्य ब्राह्मणों को लूट पाए, नहीं, क्योंकि पृथ्वीराज प्रथम ने यहां पर सहायता की, किनकी, ब्राह्मणों की। और सहायता ही नहीं, इनकी प्रॉपर सुरक्षा कर दी। कैसे, ध्यान दीजिए आप लोग, क्या हुआ था, देखिए इधर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज ने पृथ्वीराज ने चालुक्यों को पुष्कर से पहले ही, पुष्कर से पहले ही मार भगाया, मार भगाया। ये ध्यान रखना भाई, पुष्कर से पहले इन्होंने मार भगाया। तो कितने के मार भगाया, ये ध्यान रखना आप लोग। इस दौरान चालुक्य सेना के, इस दौरान चालुक्य सेना के 700 सैनिक, 700 सैनिक मारे गए। ये ध्यान रखना, कितने सैनिकों की हत्या हो गई, तो 700 सैनिक। ये ध्यान रखना, इनको मार दिया। किसने मार दिया, तो पृथ्वीराज ने। तो ध्यान रखना, जब इतना बड़ा काम किया है तो एक बड़ी उपाधि भी धारण करेंगे। कौन धारण करेंगे, तो ये ध्यान रखना आपके पृथ्वीराज प्रथम। उपाधि कौन सी धारण की, तो इनकी उपाधि है परम बट्टारक, परम बट्टारक, महाराजा अधिराज, महाराजा अधिराज परमेश्वर।
ये ध्यान रखना, इतनी बड़ी इन्होंने उपाधि धारण की, परम बट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, ये उपाधि इन्होंने धारण कर ली। इससे इस बात का पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने ये बड़ा कार्य किया था उस समय, और इसीलिए इन्होंने इतनी बड़ी उपाधि धारण की थी, परम बट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। इतना बड़ा जो उपाधि है वो अभी तक किसी चौहान शासक ने धारण नहीं किया था। तो आप लोग दोस्तों इसको बना करके चलो साथ के साथ में। बना दिया क्या भाई? बना लो। चालुक्यों को है ना, चालुक्यों को पुष्कर से पहले ही मार भगाया। इस दौरान 700 सैनिक मारे गए थे चालुक्यों के। तो ये जो धरती है ना वो अपवित्र हो जाएगी। आने वाले समय में जो अगले शासक होंगे, जो कि इनके पुत्र थे अजयराज, अजयराज के बाद में अर्णोराज, तो अर्णोराज यहां पर बनाएंगे एक महत्वपूर्ण सी झील जिसको अपन कहेंगे आना सागर झील। इसके बाद चलते हैं ना आगे, ध्यान दीजिए। इसके बाद में क्या हुआ, तो एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसको अपन कहते हैं जीण माता का मंदिर। पढ़ किसको रहे हैं हम, तो ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान स्पष्ट पढ़ रहे हैं हम, ये ध्यान रखना। इसका शेष मैटर अब आगे। महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है, तो देखिए इधर जीण माता मंदिर, जीण माता मंदिर। पहली बात तो है कि जीण माता मंदिर है कहां, तो जीण माता मंदिर है रेवासा, रेवासा सीकर, रेवासा सीकर में है, और ये उत्तरी अरावली की पहाड़ियों पर है। ये ध्यान रखना, उत्तरी अरावली की, उत्तरी अरावली की पहाड़ियों पर बना हुआ ये मंदिर है ना, उत्तरी अरावली की पहाड़ियों पर है ये जीण माता का मंदिर, जो कि चौहानों की इष्ट देवी मानी जाती है। ये ध्यान रखना, रेवासा सीकर में। इसका निर्माण किसने करवाया, इस मंदिर का निर्माण, तो ध्यान रखना इसका निर्माण करवाया था राजा हट्टड़ ने, राजा हट्टड़ ने इसका क्या करवाया था, निर्माण। किस दौरान करवाया था, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये इन्हीं के समय, किनके समय, तो पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय, चौहान प्रथम के समय, प्रथम के समय। यह प्रश्न ऐसे भी आता है कि बताओ जीण माता का मंदिर चौहान वंश के किस शासक के समय बनवाया गया था, तो ये ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान
प्रथम के समय। हाँ, बनवाने वाले अलग हैं राजा अट्टड़, लेकिन राजा अट्टड़ का संबंध किसके समय का से है, तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय से। अब एक महत्वपूर्ण बात और आती है, तो क्या देखो इधर क्या है, तो पृथ्वीराज 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 प्रथम पृथ्वीराज प्रथम की जानकारी, पृथ्वीराज प्रथम की जानकारी, पृथ्वीराज प्रथम की जानकारी हमको किससे मिलती है, तो ध्यान रखना जानकारी जीर्ण माता शिलालेख, जीर्ण माता शिलालेख से मिलती है। जीर्ण माता शिलालेख से इनकी जानकारी हमको मिलती है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है, पृथ्वीराज प्रथम के समय की जानकारी हमको एक और ग्रंथ है जैसे हमको मिल जाती है, प्रबंध कोश नामक ग्रंथ से मिलती है। और इसके लेखक कौन है प्रबंध कोश के, तो ध्यान रखना दोस्तों राजशेखर। प्रबंध कोश के लेखक कौन है, तो राजशेखर। इससे भी हमको किसकी जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज चौहान के समय की हमको जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो बिल्कुल इसको भी बना के चलो आप लोग साथ के साथ। ये पूरा हो गया है, ध्यान रखना कौन, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। आशापुरा माता का भी ध्यान रखना आप लोग, मैंने कल बताया था आशापुरा माता का। बोल देना वही बनाते हैं ना। तो पृथ्वीराज चौहान प्रथम यही पूरे हो जाते हैं। जो बातें आप देख लेना, 2-5 महत्वपूर्ण बातें जिनसे बाहर कुछ नहीं आता है। एक ये ध्यान रखना, इसमें जीर्ण माता का मंदिर जो कि रेवासा सीकर में राजा अट्टड़ ने बनवाया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय में बनाया था। तो इस शासन काल पूछ लेता है कभी कभी। इसके बाद में देखिए आप लोग अगले शासक कौन थे, तो इसके बाद में अगले शासक आएंगे अजयराज। इनके बारे में बड़ी घटनाएं हैं, देखो इधर अजयराज। अजयराज चौहान, ये ध्यान रखना आप लोग, अजयराज चौहान ने कब से कब तक शासन किया था, तो 1113 ईस्वी से लेकर के और 1133 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। बहुत सारी विशेष बातें हैं अजयराज चौहान से संबंधित। सबसे पहले है ना, सबसे पहले तो अपन बात करने वाले हैं यहां पर राजधानी की। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे राजधानी की। राजधानी का क्या मसला है, तो देखिए इधर इनके समय नई राजधानी बनने जा रही है, और नई राजधानी किसको बनाया था इन्होंने, तो ये बनाया था अजमेर को। नई राजधानी अजमेर बनी थी, बोलो। हाँ बिल्कुल, नई राजधानी ध्यान रखना किसको बनाया गया, तो अजमेर को। ये ध्यान रखना आप लोग, अजमेर नई राजधानी बना। किसके समय में बना, अजयराज चौहान के। अब थोड़ी सी बातें इसमें आती हैं अजमेर को लेकर के, तो अजमेर विशेष देखिए आप लोग। सबसे पहले तो आता है अजमेर के बारे में थोड़ा बहुत मैटर। देखो भाई, सबसे पहले तो कि अजमेर है कहां, अजमेर है कहां, तो ये है मध्य अरावली की पहाड़ियों में है। मध्य अरावली की पहाड़ियों में ये है ना। कौन सा शहर, ध्यान रखना अजमेर। फिर ध्यान रखना इसकी स्थापना करने वाले कौन था, यानी कि इसका संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना करने वाले थे अजयराज। ये ध्यान रखना इसकी स्थापना करने वाले थे अजयराज। तो अजयराज के नाम पर ही ध्यान रखना कौन सा शहर
बसा अजमेर। अच्छा, अजमेर का जो समय है, टाइम है, वो ध्यान रखना, स्थापना का समय क्या है, तो 1113 ईस्वी में इसको है ना बसाया गया। नई राजधानी किसकी बनी, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, नई राजधानी किसकी बनी, तो चौहान चौहान राजवंश, चौहान राजवंश की नई राजधानी, चौहान राजवंश की ये नई राजधानी थी। और हाँ, यहीं से हम लोग है ना अजमेर के चौहानों की शुरुआत करते हैं। तो अजमेर के चौहानों की शुरुआत करने वाला कौन था, अजयराज। इस बात को भी आप ध्यान रखना कि अजमेर के चौहानों की शुरुआत, अजमेर शाखा, अजमेर शाखा के चौहानों की, चौहानों की शुरुआत, की शुरुआत यहां से होती है, यहां से होती है। किसने की थी, तो ध्यान रखना अजयराज ने की थी। और भी बहुत सारी बातें अजयराज के बारे में आप बनाते चलो। बना लिया होगा साथ के साथ, ध्यान दीजिए आगे। अब इसके बाद में इसी के साथ हमको वर्णन मिलता है कि अजमेर में अजय मेरू दुर्ग बनवाने का है ना वो श्रेय भी किसको जाता है, तो अजयराज को। इन्होंने एक दुर्ग की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, इसके बाद हम आगे चलते हैं। पढ़ रहे थे हम क्या, तो अजयराज, अजय राज चौहान प्रथम। प्रथम क्या, ये तो अजयराज के नाम से तो एक ही है, अजयराज चौहान, ये पढ़ रहे हैं। शासनकाल तो 1113 से 1133, है ना, ये ध्यान रखना। इन्होंने एक दुर्ग बनवाया था, उसकी बात कर लेते हैं अपन। अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग की स्थापना ना, अजय मेरू दुर्ग की स्थापना, ये स्थापना भी कब हुई, तो आप ध्यान रखना 1113 ईस्वी में स्थापना हुई। और स्थापना करने वाले कौन थे, स्थापना करने वाले कौन थे, तो ध्यान रखना ये अजयराज, ये ध्यान रखना, स्थापना करने वाले कौन थे, अजयराज, अजयराज चौहान द्वारा इसकी स्थापना की गई। अच्छा जी, अजय मेरू दुर्ग ये कौन सी पहाड़ी पर है, तो ये ध्यान रखना गढ़ बीठली की पहाड़ी पर है, ये गढ़ बीठली की पहाड़ी पर है, की पहाड़ी पर है, गढ़बीटली की पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। इसका वर्णन तो है ना कर्नल जेम्स टोड भी करते हैं, लेकिन वो इसका समय अलग बताते हैं। एक महत्वपूर्ण इतिहासकार के बारे में जानेंगे यहां पर, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग की स्थापना, इस दुर्ग की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना भाई अजयराज ने, अजयराज ने की। लेकिन ध्यान रखना एक और इतिहासकार है जो बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर कर्नल जेम्स टॉड। और उनके अनुसार क्या है, तो भाई ध्यान रखना वो ये बताते हैं कि स्थापना करने वाले तो यही थे, स्थापना करने वाले तो कौन थे, अजयराज, अजयराज चौहान। लेकिन ध्यान रखना आप लोग, इसमें एक थोड़ा सा विशेष भी है। क्या है विशेष, देखो इधर, इसका समय अलग बताते हैं वो, है ना, क्या है, समय है 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी
के मध्य का मानते हैं। इस शासक का शासनकाल अलग समय का मानते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अजय मेरू दुर्ग की स्थापना 1113 में अजयराज चौहान ने की थी। गढ़बिटली की पहाड़ी पर यह है, इसको गढ़बिटली का दुर्ग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। इसको है ना गढ़बिटली का दुर्ग, इसको गढ़बिटली का दुर्ग भी कहते हैं। और आगे जाकर के इसको अपन तारागढ़ भी कहेंगे, ध्यान रखना ना। एक तारागढ़ बूंदी में भी है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का क्या करवाया, निर्माण, स्थापना करने वाले कौन थे, अजयराज। और कर्नल जेम्स टॉड ने भी इसका यही यह समय अलग बताया, और शासक कौन बताया, अजयराज ही बताया, है ना, अजयराज, ये ध्यान रखना आप लोग। अजयराज अजयराज चौहान बना लीजिए साथ के साथ आप लोग। हो गया क्या भाई यहाँ तक का? तो ये अजय मेरू दुर्ग के बारे में ना। इसी को आगे जाकर के अपन क्या कहते हैं, तारागढ़ भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। इसी का एक नाम है ना तारागढ़ है, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों इसके बाद में अगली क्लास देखो आगे, अजयराज चौहान। हम लगातार पढ़ रहे हैं अजयराज चौहान को, अजयराज चौहान। तो कब से कब तक का है इनका शासनकाल, तो 1113 से और 1133। अच्छा, इनके समय के महत्वपूर्ण कार्य भी ध्यान रखोगे आप, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे। सबसे पहला कार्य है ना, अच्छा वो स्थापना वगैरह और वो तो हम सब पढ़ ही चुके हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखो इनका कार्य, इनके द्वारा है ना चांदी के सिक्के चलाए गए, चांदी के सिक्के जारी किए गए, इनके द्वारा चांदी के सिक्के जारी किए गए। तो ध्यान रखना इस तरीके से, सिक्के में तो दो पट होते हैं ना, चित और पट, ऐसे करके। तो ध्यान रखना दोनों तरफ कुछ ना कुछ इस पर लिखा हुआ था, कौन सी भाषा में, तो ये ध्यान रखना संस्कृत भाषा में। भाषा आप ध्यान रखना, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाषा है तो भाषा कौन सा आएगा, चौहानों के समय का संस्कृत भाषा। और ध्यान रखना यदि मुद्रा का नाम आपसे पूछे कि चौहानों के समय चलने वाली मुद्रा क्या कहलाती थी, मुद्रा का नाम क्या था, तो ध्यान रखना उसको कहते थे द्रम्स। ध्यान रखना क्या कहते थे, द्रम्स कहते थे। मुद्रा का नाम हुआ करता था द्रम्स, ऐसे करके। भाषा कौन सी, संस्कृत भाषा। लेकिन ध्यान रखना इसने जो सिक्के चलाए ना, चांदी के सिक्के, उनमें कुछ खास था। क्या था खास, ध्यान रखना भाई। ये सिक्के इन्होंने है ना अपनी पत्नी के नाम से, पत्नी के नाम से सिक्के चलाए, अपनी पत्नी के नाम से सिक्के चलाए, ये ध्यान रखना। मतलब अपने प्रेम को इन्होंने है ना अधिक बढ़ाया और अपनी पत्नी के नाम से इन्होंने सिक्के तक चला दिए। तो इन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है, श्री अजय प्रिय द्रम्स, श्री अजय प्रिय द्रम्स। और दूसरे भाग पर लिखा हुआ है सोमलेखा द्रम्स, ये ध्यान रखना भाई। इसका मतलब यह है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, सोमलेखा।
सोम, या तो पत्नी का नाम सोमलेखा या सोमरेखा, ये दोनों ही नाम आप ध्यान रखना भाई। तो पत्नी का नाम देखो, इनकी पत्नी कौन थी, पत्नी, पत्नी का नाम मिलता है सोमलवती, या फिर ध्यान रखना सोमलेखा, सोमलेखा, या फिर ध्यान रखना सोमरेखा। एक की बात, ये इनकी पत्नी थी। तो आपसे पूछ सकता है बताओ, चौहान वंश का वह शासक जिसने अपने पत्नी के नाम पर सिक्के चलाए थे, तो वो कौन था, अजयराज। तो आप लोग ध्यान रखना। और भाषा कौन सी थी, संस्कृत। और कौन सी धातु के चलाए थे, तो चांदी के चलाए थे। ये ध्यान रखना आप लोग। लगाते चले। बनाते चलो भाई। बना दिया हो तो चले आगे, इसको तो पूरा पढ़ाएंगे ना, फिर क्लास को बंद करेंगे। इसके बाद में आगे देखिए और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं अजय राज के समय की। देखिए इधर अजय राज, बार बार इनको क्या है, लिख लिख के पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा लगभग। देखो शासनकाल याद हो गया है, कब से कब तक का है, तो 1113 से 1133 तक का इनका समय है। अच्छा जी, कार्य हम पढ़ रहे थे, लेकिन सुनो इन्हीं के समय है ना, जैसे ये मान लीजिए आप लोग, ये तो है अजमेर और ये है मालवा। ये मालवा कहाँ पर पड़ता है, एमपी में। ये ध्यान रखना, ये मालवा पड़ता है वर्तमान में कहाँ पर बताओ, एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। और यहाँ पर है अजमेर, और अजमेर के शासक तो इस समय कौन है, तो अजयराज। लेकिन मालवा का जो शासक हुआ करता था वो ध्यान रखना नरवर्मन, उसका नाम था नरवर्मन। तो नरवर्मन ने आक्रमण किया, नरवर्मन का आक्रमण, किस पर आक्रमण किया उन्होंने, तो अजमेर पर। ये ध्यान रखना आप लोग। तो अजमेर पर आक्रमण किया तो लड़ाई हुई होगी। तो देखो इधर किस किस के बीच में लड़ाई हुई, तो एक तरफ तो है अजय राज वर्सेस, सामने कौन थे, तो सामने थे नरवर्मन, नरवर्मन। और नरवर्मन के साथ में इसका सेनापति भी आया हुआ था, सेनापति का नाम था सुलहन। ध्यान रखना इसका, ये सेनापति था ना, सेनापति, नरवर्मन का सेनापति का नाम था सुलहन। तो ध्यान रखना इसमें जीता कौन, हारा कौन, तो देखिए इधर इसमें है ना जीत किसकी होती है, तो अजय राज, अजय राज की इसमें हो जाती है जीत है ना, और नरवर्मन की इसमें क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ये आप ध्यान रखना। और सुल्लन को ये गिरफ्तार कर लेता है, कौन, देखें भाई अजय राज है ना। अजय राज किसको गिरफ्तार करेगा बताओ, सुलहन को। ये ध्यान रखना है ना, नाम ऐसे ही मिलेंगे ना, सुलहन को अजय राज, अजय राज गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी कि बंदी बना लेते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहां तक हमने सीखा ये, और तो हम आगे की क्लास तो कल करेंगे, लेकिन आज हमने इसको पहुंचा दिया कहां तक, अजय राज तक। तो आप लोग बना लीजिए, फिर इसको पूरा करते हैं। नरवर्मन का शासक है, तो मालवा का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे है ना, और कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेशन में ज़रूर डालेंगे, हम उनका सॉल्यूशन करेंगे है ना। तो आप लोग इसको बिल्कुल लाइक करें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।